हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीएस की। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और समकालिकों को मेरा नमस्कार। जीएस की इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड में जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे और इसी के अनुसार पेपर बनेंगे। काफ़ी डिस्कशन के बाद ये सीरीज़ बनाई जा रही है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना। तो पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अवंती के राजा प्रद्योत को ठीक करने के लिए अपने वैद्य जीवक को किसने भेजा था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ठीक है। ये किस वंश के राजा थे ये भी पूछा जाता है। तो ये हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। इनकी राजधानी क्या थी भाई? इनकी राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। ठीक है, राजगृह इनकी राजधानी थी। राइट। इनको श्रेणिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं जो इनके पास सेकंड राजा हुए, बिंदुसार के बेटे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या होता है? अपने पिता को मार देते हैं। उसके बाद अजातशत्रु राजा बनते हैं। अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिक। क्या कहा जाता है? कुणिक। कुणिक। ठीक है। पहले मैंने बताया था बिंदुसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक, और इनको कहा जाता है कुणिक। ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु थे। ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा महाकश्यप। क्या होगा? महाकश्यप। याद रख लेना। और फिर एक और पॉइंट इससे हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हर्यक वंश है उसको कहते हैं पितृहंता वंश, क्योंकि अजातशत्रु बिंदुसार को मार देते हैं। उसके बाद उदयन बनता है, वो अजातशत्रु को मार देता है। तो इसी कारण इसको कहते हैं पितृहंता वंश। एक नाम यहाँ पर नजर आ रहा है, कालाशोक। क्या? कालाशोक। इन्होंने सेकंड बौद्ध संगति में जो थी वो हुई थी, उसके शासक उस समय कालाशोक थे। ठीक है। और उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सब्बा लक्ष्मी। कौन? सब्बा लक्ष्मी उस समय शासक थे। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इटली के यात्री निकोलो पोंटी किसके समय भारत आए थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आए थे देवराय फर्स्ट के समय। किसके समय आए थे भाई? देवराय फर्स्ट के समय। ठीक है। एक नाम नजर आ रहा है यहाँ पर, देवराय सेकंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो देवराय सेकंड के से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रह सकते हैं? इनके दरबार में एक राजकवि थे इनके, श्रीनाथ। क्या थे? श्रीनाथ। याद कर सकते हैं, श्रीनाथ। ठीक है। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था हरविलास। क्या था? हरविलास। हरविलास। राइट। हरविलास। ठीक है। हरविलास था, इतना नोट कर लिया होगा आपने। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक यात्री था अब्दुल रजाक। कौन था? अब्दुल रजाक। वो इन्हीं के समय भारत आए थे। किसके समय? देवराय सेकंड के समय। एक नाम दिख रहा है यहाँ पर हमको, कृष्णदेव राय। क्या? कौन सा? कृष्णदेव राय। तुलु वंश के राजा थे। कभी कभी सिंपल ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये किस वंश के राजा थे? तो तुलु वंश के राजा थे। किस वंश के थे? तुलु वंश के राजा थे। इनका एक राजकवि था जिसका नाम था तेनाली राम। क्या था? तेनाली राम। तो ठीक है। इन्होंने लिखी थी अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद लिखी थी तेनाली राम ने। अमुक्त माल्याद। कौन सी? अमुक्त माल्याद। राइट। अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद। राइट। ये लिखी थी इन्होंने तेलुगु भाषा में। ठीक है। और एक और बुक लिखी थी, आप नोट कर लेना, जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम वो लिखी थी इन्होंने संस्कृत भाषा में। ठीक है। इतना समझ में आया? अब अगला प्रश्न में हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें आरक्षित है। और एसटी की बात करूं, एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो आ जाएगा आंसर 47। कितना भाई? 47। एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, एससी आयोग, एससी आयोग का उल्लेख किस में है? तो आर्टिकल 338 में। किस में? आर्टिकल 338 में। अगर मैं एसटी आयोग की बात करूं, एसटी आयोग की बात करूं तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 338। ठीक। और भाग
ए में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला प्रश्न में हम चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख मिलता है? एडहॉक न्यायाधीश। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी कोरम नहीं होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्यवाही हो रही है लेकिन उसके लिए कोरम का उल्लेख किसमें है? तो कोरम का उल्लेख है आर्टिकल 100 में। ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं हम, कोरम का उल्लेख आर्टिकल 100 में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है तो सीजेआई, नोट करने की बात है, सीजेआई राष्ट्रपति से पूछकर, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से पूछकर हाईकोर्टों से न्यायाधीश को मंगा देता है। ठीक है, और जब तक चलता रहता है, जब तक कोई जिसके लिए उन्होंने बुलाया वो चीज़ चलती रहती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का खुद का कोरम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये बने रहते हैं, उसके बाद ये अपने हाईकोर्टों में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आर्टिकल 126 में है कार्यकारी सीजेआई का उल्लेख है। ठीक है, कार्यकारी सीजेआई का। ठीक है, मतलब कि अगर वहां पर सीजेआई मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति एक कार्यकारी सीजेआई को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 129 भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 के तहत ये कहता है, आर्टिकल 129 की सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगली जो भी कार्यवाही होगी, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी डिसीजन की एक पावर होती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में अपना डिसीजन सुनाया, तो अगर कोई अन्य केस हो रहा है तो उसका ये डिसीजन अन्य केस के लिए भी एक पावर का काम करेगा कि बोलेंगे भाई हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये डिसीजन दिया था, इसको आधार बना के अगली कार्रवाई के लिए भी आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है किसी भी मामले में, उसको रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। ठीक है, और जब अगली कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को आधार बनाया जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है भाई, अगला प्रश्न है दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन है। तो इसका आंसर है बहुत ईजी है, 52वां। कौन सा? 52वां। कब हुआ था भाई? ये 1985 में। 1985 में। इस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अगर 1/3 से कम सदस्य पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन 91वां संविधान संशोधन, कौन सा? 91st संविधान संशोधन हुआ 2003 में। कब? 2003 में। यह कहता है कि भाई अगर 2/3 से कम छोड़ेंगे तो तब सदस्यता खत्म होगी। पहले कितना था? 52 में 1/3, लेकिन 52 में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हो गया? 2/3 से कम छोड़ेंगे तो सदस्यता खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न आता है भाई, विनय पिटक की रचना किसने की? तो विनय पिटक की रचना की थी आपकी उपाली ने। किसने? उपाली ने। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में था, विनय पिटक में नियम है। क्या है? नियम है, राइट। विनय पिटक में नियम है। ठीक है, और जो सूत पिटक है, सूत पिटक की रचना की थी आनंद ने। किसने? आनंद ने। सूत पिटक की रचना की थी आनंद ने। किसने? आनंद ने। ठीक है, इसमें क्या है? वही जो मैंने पहले बता दिया था, बुद्ध के उपदेश में है। इसमें बुद्ध के उपदेश संकलित हैं, इसमें ज़्यादा कथाएं हैं, मतलब कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नाम है उपगुप्त। किसका नाम है? उपगुप्त। उपगुप्त ने क्या किया था? इसने अभिधाम पिटक की रचना की थी। किस पिटक की रचना की थी? अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक क्या बताता है हमें? ये दार्शनिक व्यवस्था के बारे में बताता है। दार्शनिक व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था? दार्शनिक व्यवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगर बोलूं मैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। अगर मैं बोलूं
कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, नागरहोल, राइट, ठीक है। माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा, 2 बार मध्य प्रदेश लिख दिया है, ठीक है। माधव भी, कान्हा भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, राइट। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी अखबार किसने निकाला था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और क्या निकाला था इन्होंने? एक निकाला था इन्होंने मिरातुल अखबार। कौन सा? मिरातुल अखबार भी किसने निकाला था? आपका राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और ये निकाला था इन्होंने, संवाद कौमुदी निकाला था इन्होंने बंगाली भाषा में, ठीक है। अब मिरातुल निकाला था इन्होंने फारसी में, ठीक है। किस में निकाला था? और एक निकाले थे इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन। कौन सी? ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन, वो निकाली थी इन्होंने इंग्लिश में। एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ठीक है, मोनोथेइस्ट, राइट। ये पीसीएस में पूछा जा रहा है, किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी आपकी फारसी में। किस भाषा में? फारसी में, राइट, ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया शिकागो यूनिवर्सिटी में गए थे, ठीक है। फर्दर इनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। स्वराज का नारा दिया था सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये डिस्कस करते रहेंगे। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये हुई थी 1664 में। कब हुई थी? 1664 में। और किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलबर्ट ने, ठीक है, कोलबर्ट ने की थी, ठीक है। और प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री, ठीक है, भारत में कब लगी थी? 1668 में। कब? 1668 में, ठीक है। किसने? फ्रैंक कैरे ने लगाई थी, ठीक है, फ्रैंक कैरे ने लगाई थी, ठीक है। और कहाँ लगाई थी? सूरत में। कहाँ लगाई थी? सूरत में, राइट। याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत में पहले कौन आए, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, पढ़ जाओ, पढ़ने के लिए अड़ जाओ और फिर फंस जाओ पढ़ाई के बीच ही। तो पी से पुर्तगाली हो गया, डी से डेनिस हो गया, ई से इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिर डेनमार्क हो गया, फिर फ्रेंच हो गया, फिर स्पेनिश हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। कब आए थे? 1498 में। कब आए थे? 1498 में, राइट, 1498 में आए थे। कौन? हमारे पुर्तगाली, ठीक है। अंग्रेजी आए थे और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कोची में। कहाँ बनाई थी? कोची में, राइट, कोची में। 1600 में आए थे अंग्रेजी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, 1600 में अंग्रेजी आए थे और इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी सूरत में, ठीक है। फिर आए थे डेनिस, ठीक है, जिन्हें डच बोलते हैं। इन्होंने अपनी 1602 में आए थे। कब आए थे? 1602 में। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम में, ठीक है, याद हो गया होगा। और डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो आई थी 1616 में। कब आई थी? 1616 में, ठीक है। इतना याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण एक्ट कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, इसका आंसर होगा 1974 में। और एक और क्वेश्चन इसमें से बनता है, वायु प्रदूषण एक्ट वो आया था आपका 1981 में, ठीक है, 1973, ठीक है, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। 1992 में एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। और 1972 में वन संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। इतना याद हो गया होगा, ठीक है। 1973 बता दिया, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। 1992 एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क का क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके
किस किस के मध्य हुआ और कब हुआ। ठीक है, आप बता देना आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।